ईरान जंग के बाद पूरी दुनिया ने क्लियरली देख ली है ग्लोबल ट्रेड रूट्स की इंपॉर्टेंस और चोक पॉइंट्स को ब्लॉक करके किस तरह आप दुश्मन की ट्रेड को मुतासिर कर सकते हो। इस चीज को चाइना बहुत पहले भांप चुका था और इसीलिए उसने BRI को मुतारिफ करवाया था। चाइना के अलावा एक और मुल्क भी है जो कि क्वाइटली न्यू ट्रेड रूट्स पर काम कर रहा है और इस पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, एक नया स्ट्रेटेजिक मैप ड्रॉ करके, अपनी ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी बेहतर करके, और उस मुल्क का नाम है तुर्की। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि तुर्की एक पैरेलल BRI पर काम कर रहा है, जिसको आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की ये हमारी वीडियो बहुत स्पेशल है, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च है और आपको दूसरे चैनल्स पे अमूमन ऐसी वीडियोस देखने को नहीं मिलती। इससे हमें अंदाजा होगा कि किस तरह तुर्की एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और अगर ये कामयाब हो जाता है तो ना सिर्फ तुर्की बल्कि इस रीजन की किस्मत बदल जाएगी। आइए जानते हैं। हम सबको पता है कि वेस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है जहां से दुनिया की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें सुएज कैनाल, जो कि इस वक्त इजिप्ट के कंट्रोल में है। इसके अलावा एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इस वक्त ज्यादातर ईरान के कंट्रोल में है, और एक है बाब अल मंडब स्ट्रेट जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों कॉन्टिनेंट्स की ट्रेड को कनेक्ट करती है, और बाब अल मंडब स्ट्रेट से ही ज्यादा चीजें जाती हैं सुएज कैनाल की तरफ। इन समंदरी रास्तों का महफूज होना तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले आपके जो लैंड कॉरिडोर्स हैं उनकी अपनी एक अहमियत होती है, और इसलिए हम देखते हैं कि चाइना किस तरह BRI पर एग्रेसिवली काम कर रहा है। और अब तुर्की की बात करें तो एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चल रहा है, जिसको कहते हैं हिजाज रेलवे। हिजाज रेलवे एक 100 साल पुराना प्रोजेक्ट है जो कि ऑटोमन एम्पायर में शुरू किया गया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ, जो कि ऑटोमन टर्की को मिलाता था अरब दुनिया से, जो उस वक्त ऑटोमन्स के ही कंट्रोल में थी, जो कि 1322 किलोमीटर पर मुहित था। लेकिन उस वक्त ये प्रोजेक्ट बहुत से प्रोपेगेंडाज और प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से कामयाब नहीं हो सका, और इसके पैरेलल में इन्होंने एक और बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट शुरू किया था, बगदाद बर्लिन रेलवे, जिसने ऑटोमन इराक को मिलाना था बर्लिन जर्मनी से, और इस प्रोजेक्ट की लंबाई थी 2200 किलोमीटर्स। तो आप अंदाजा लगाएं कि उस दौर में भी इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स बनते थे। ये सिर्फ आज के ज़माने की बात नहीं है, उस वक्त भी इतने लंबे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स पर काम होता था। उस वक्त ऑटोमन्स और जर्मन्स के दरमियान एक अलायंस था, जिसको अगेन किसने ख़राब किया? ब्रिटिश ने। क्योंकि अगर उस वक्त ये दोनों प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाते तो ये बरतानिया की जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो जाते। तो ये दो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स उस वक्त नहीं बन सके। तो अब तुर्की का क्या प्लान है कि हिजाज रेलवे को एटलीस्ट रिवाइव किया जाए, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाया जाए, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और ट्रेड बढ़ाई जाए। हिजाज रेलवे का ओरिजिनल मकसद ये था हाजियों के लिए एक सेफ पैसेज, और उसके साथ ही पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बढ़े, कल्चरल एक्सचेंजेस में भी इजाफा हो और ट्रेड भी बढ़े। अब तो हुजाजे कराम पूरी दुनिया से अपने अपने ममालिक से आते हैं हवाई जहाज का सफर तय करके। उस वक्त एरोप्लेन का सफर बहुत रेयर था, अब तो वो आम हो चुका है। लेकिन अब तुर्की उसको क्यों रिवाइव करना चाहता है? ताकि एक नए सिरे से ट्रेड में इजाफा किया जाए, और एक नए किस्म का BRI वो बनाना चाहता है सऊदी अरब के साथ। इवेंचुअली वो ओमान को कनेक्ट करके अरेबियन सी तक पहुंचना चाहते हैं, जिसमें तुर्की कनेक्ट करेगा पहले सीरिया को, फिर जॉर्डन को, फिर सऊदी अरब में एंटर होगा, और फिर इवेंचुअली ओमान से अरेबियन सी के अंदर। ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और यहाँ तुर्की का ये ख्याल है कि सीरिया में जब का रजीम चेंज हुआ है, बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ है, जो कि तुर्की के साथ इतनी फ्रेंडली नहीं थी। तुर्की ये समझता है कि ये जो नए हुक्मरान है अहमद अल शरा वगैरह, इनके साथ हम मिलकर काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा हम तुर्की के 3 और एम्बिशियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे इसी वीडियो में, तो आपने वो भी लाजमी देखना है। हिजाज रेलवे के प्रोजेक्ट का एक और मकसद ये है कि ओमान के जरिए अरेबियन सी की एक्सेस हासिल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंस कम की जाए। सारी दुनिया ने देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक वोलेटाइल पोजीशन, और इसलिए तुर्की के ये ग्रैंड ऑब्जेक्टिव में शामिल है कि बगैर किसी खतरे के अरेबियन सी को टच किया जाए और अपनी जो एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट्स हैं, जो पूरी ट्रेड है चाइना की तरफ, उसको स्मूथली एग्जीक्यूट किया जाए। तो वो ये हिजाज रेलवे के जरिए एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिससे मैरीटाइम रूट्स पर इनकी डिपेंडेंस कम होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वगैरह पर। इस हवाले से बड़ी खबर यह है कि तुर्की और सऊदी अरब ने इस हवाले से एक MOU पर दस्तखत कर भी लिए हैं, और तुर्की काफी अरसे से सऊदी अरब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, और जब हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है तो सऊदी अरब भी मान चुका है। तो सऊदी अरब ने भी इस पर आमादगी जाहिर कर दी है इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को इंक्रीज करने में। इस प्रोजेक्ट के रूट की बात करें तो ये तुर्की के साउथ ईस्टर्न इलाके गाजियांतिब को कनेक्ट करेगा सीरिया के अलेपो से। अलेपो, जिसको हलब भी कहा जाता है, ये कनेक्ट करता है दमिश्क से, वहां से ये एंटर होता है जॉर्डन में, और वहां भी एक कनेक्टिविटी है, और वहां से इनको दरकार है 400 किलोमीटर्स की कनेक्टिविटी सीरिया से लेकर जॉर्डन तक, जो कि आप कह सकते हैं कि एक मिसिंग पैच है। और जॉर्डन से फिर ये सऊदी अरब एंटर होगा, और आप देख सकते हैं सऊदी अरब का ये जो वेस्टर्न रीजन है, इन शहरों को कनेक्ट करता हुआ ओमान में एंटर होगा। यहाँ से इनका इरादा है कि गुड्स की ट्रेड की जाए, एनर्जी का तबादला हो, ऑयल एंड गैस, और इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन में भी इजाफा हो, और तुर्की, शाम और उर्दन से हाजियों के लिए भी एक नई फैसिलिटी क्रिएट होगी सऊदी अरब तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग तय पा गई है, और इस हवाले से बहुत सी चीज़ों पर काम हो रहा है। यहाँ पर एक मेन ऑब्स्टिकल इनके सारे प्रोजेक्ट में क्या है, वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल नहीं चाहेगा कि सीरिया में स्टेबिलिटी आए और ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, क्योंकि सऊदी अरब स्टेबल है, जॉर्डन स्टेबल है, तुर्की स्टेबल है। इसमें जो वीक लिंक है वो है सीरिया का, वहां पर इन्होंने एक स्टेबिलिटी कायम करनी है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि उर्दगान काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं कि सीरिया में सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो, और उनकी वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है जिस पर तुर्की काम कर रहा है, और इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, और इस प्रोजेक्ट के जरिए तुर्की पर्शियन गल्फ को डायरेक्टली टच करना चाहता है, सुएज कैनाल से गुजरे बगैर, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक पहुंचना चाहता है। और ये प्रोजेक्ट है इनका इराक के साथ। इराक की जो बसरा से आगे पोर्ट है, ग्रैंड फॉ पोर्ट, यहां से तुर्की एक रेलवे और एक रोड प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, यानी इराक के अंदर से ये रोड गुजरेगी और तुर्की में एंटर होगी। एक 1200 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है जिसमें साइमल्टेनियसली रोड और रेलवे कनेक्टिविटी है। ये आप मैप पर देख सकते हैं कि पूरे इराक को क्रॉस करके ये तुर्की में एंटर होगा। और आप देखें, इराक जो कभी मुस्लिम दुनिया का मरकज हुआ करता था, बहुत से रिसोर्सेज थे यहाँ पर, इंटेलेक्ट था, उसको किस तरह तबाह बर्बाद किया गया है, और आज इन ट्रेड रूट्स को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, जो कभी सदियों पहले आबाद थे। और ये भी बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है तुर्की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। मतलब अगर आप हिजाज रेलवे प्रोजेक्ट पर नजर दौड़ाएं तो वहां पर तुर्की अपनी डिपेंडेंस कम कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर, और यहां पर तुर्की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक पहुंचना चाह रहा है सुएज कैनाल पर डिपेंडेंस कम करके। तो दोनों केसेस में तुर्की सुएज कैनाल पर डिपेंडेंस कम करना चाहता है, और जो लैंड कॉरिडोर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। और इस केस की बात करें, ये 1200 किलोमीटर लंबा जो प्रोजेक्ट है, इसकी लागत $20 बिलियन है। और यहाँ भी मेन चैलेंज क्या है, सिक्योरिटी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे अहम चीज ही होती है सिक्योरिटी गारंटी, और वो कौन प्रोवाइड करेगा। और रिपोर्टेडली यहाँ पर ईरान बहुत से इख्तिलाफात के बावजूद तुर्की के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ईरान को भी सूट करता है, और इससे ईरान अपनी एक कनेक्टिविटी कायम कर सकता है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, ये प्रोजेक्ट हिजाज रेलवे को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसका यही प्लान है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पोटेंशियली BRI और CPEC को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि अगर आप CPEC पर नजर दौड़ाएं, जब गवादर पर चीजें आएंगी तो गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए पर्शियन गल्फ का एक छोटा सा रास्ता तय करके ये इराक तक पहुंचेंगी, और फिर उस रोड कॉरिडोर के जरिए ये तुर्की तक पहुंच जाएंगी और आगे जहां भी जाना होगा। तो वो जो बाबुल मंडप स्ट्रेट, रेड सी, सुएज कैनाल, वो सब बाईपास हो जाएगा। तो इसलिए चाइना भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चाइना, तुर्की और ईरान मिलकर यहाँ पर एक अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं इराक के अंदर, क्योंकि इन तीनों के पास किसी हद तक पावर है कि ये इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, यहाँ पर इजराइल यहाँ के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर बहुत से दहशतगर्द ग्रुपों का भी खतरा रहता है, दाइश वगैरह का, जो कहाँ से सपोर्ट लेते हैं वो कोई भी नहीं जानता। और इसके अलावा तुर्की यहाँ पर IMEC कॉरिडोर को भी काउंटर करना चाहता है, इंडिया, मिडल ईस्ट, इजराइल, यूरोप कॉरिडोर, जो कि बाइडेन और मोदी ने अनाउंसमेंट तो कर ली,
लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। और तुर्की को यहाँ इस बात का भी गुस्सा था कि अमेरिका ने इनको इस कॉरिडोर में शामिल नहीं किया और इनको बाईपास किया गया था। IMEC का मकसद यही था कि BRI को काउंटर करना है और अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है ताकि वो BRI की तरफ ना जाएं। लेकिन वहां पर तो हमें कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। तो BRI तो वैसे ही चल रहा है। अब तुर्की यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है और रीजनल ममालिक को कनेक्ट करना चाहता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि BRI की भी इसमें इंटीग्रेशन हो सकती है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो तुर्की गल्फ और यूरोप के दरमियान एक ट्रांजिट हब बन सकता है। इसलिए रिपोर्टेडली कतर और UAE भी इसमें इंटरेस्टेड है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसमें इनका इरादा है कि रेलवे लॉजिस्टिकल सेंटर्स के अलावा इकोनॉमिक जोन्स भी क्रिएट किए जाएं ताकि अपनी ट्रेड का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज किया जाए। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो CPEC के तहत पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन्स लग रहे हैं, इकोनॉमिक जोन्स लग रहे हैं। उनका क्या मकसद है कि चाइना की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बेहतर करे और इन ट्रेड कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, अपनी ट्रेड को बढ़ाए। मतलब आपने कनेक्टिविटी तो बना ली, रोड्स बना ली सेंट्रल एशिया तक, अब आपने वहां तक क्या पहुंचाना है? अपनी चीजें, अपनी गुड्स, उनके वॉल्यूम में इजाफा करना है। ये रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना लेते हैं लेकिन उसके लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी तगड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी सिमिलैरिटी पाकिस्तान के एक और चैलेंज से मिलती है। इसमें जो सिक्योरिटी एलिमेंट है वो चैलेंज हम अफगानिस्तान में भी देखते हैं। जब पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना चाहता है अफगानिस्तान के जरिए तो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी की वजह से वो नहीं हो पाता। और खुद पाकिस्तान का जो वेस्टर्न रीजन है ये बलूचिस्तान का, वहां पर बहुत से मसले मसाइल रहते हैं और वहां पर भी ट्रेडर्स एहतजाज करते हैं कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हल की जाए। तो जब तक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हल नहीं की जाएंगी आपकी ट्रेड नहीं चल सकती। ट्रेड और कनेक्टिविटी तभी स्टैब्लिश होती है जब सिक्योरिटी आती है। और यहाँ पर आप देखें तुर्की का एम्बिशन कि वो इराक और सीरिया दोनों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार नजर आता है और उसमें वो कह रहे हैं कि अगर चाइना ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह। इसके अलावा एक और कॉरिडोर है ज़ेंगज़ोर कॉरिडोर जो कि आर्मेनिया और आज़रबाईजान को मिलाता है। इन दोनों ममालिक ने हाथ मिला लिए हैं और ये कॉरिडोर तुर्की तक भी जाता है। इसको हमने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह अमेरिका ने भी अपना किरदार अदा किया था इस ट्रेड कॉरिडोर को बहाल करने में और पाकिस्तान ने भी आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर लिया है। पहले पाकिस्तान के आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात नहीं थे, अब वो भी इस्टेब्लिश हो गए हैं। तो आर्मेनिया ने भी अपने ताल्लुकात पाकिस्तान और तुर्की से बेहतर कर लिए हैं आज़रबाईजान से जंग के बाद। तो एक यहाँ भी हमें एक कॉरिडोर नजर आता है और इस हवाले से तुर्की अपनी साइड पर भी कनेक्टिविटी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, रोड्स बना रहा है ताकि उनका लेवन टू यूरोप एक्सेस बेहतर हो। तो ये अगर आप बात करें तो ये जो ओल्ड सिल्क रूट्स हैं इनके जो सदर्न पार्ट्स हैं तुर्की उनको रिवाइव करना चाह रहा है। और इसके अलावा चाइना और सेंट्रल एशिया के दरमियान जो मिडिल कॉरिडोर है उसकी भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी तुर्की के इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की वजह से। और इस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह ईरान इन मिडिल कॉरिडोर्स का फायदा उठाते हुए चाइना से कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जरिए। तो ये हम देख सकते हैं कि ओल्ड सिल्क रूट का जो सदर्न पैच है वो रिवाइव हो रहा है। एक और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है पाक ईरान तुर्की रेलवे प्रोजेक्ट जिसकी एक दो कंसाइनमेंट्स तो हमने देखी थी लेकिन उसके बाद ये जारी नहीं रह सका डिफरेंट चैलेंजेस की वजह से। 2021 में हमने इसकी शुरुआत देखी थी लेकिन ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। इसने भी बलूचिस्तान से गुजरना होता है और वहाँ भी बहुत से चैलेंजेस हैं। तो तुर्की के इन 3-4 कॉरिडोर्स पर नज़र डालें जिन पर ये काम कर रहे हैं। एक हिजाज रेलवे जिसकी कनेक्टिविटी सऊदी अरब, ओमान और अरेबियन सी तक है। दूसरा रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि इराक के साथ है, इराक की बसरा की पोर्ट को ये तुर्की से कनेक्ट करेगा। और इसके अलावा ये आज़रबाईजान और आर्मेनिया का ज़ेंगज़ोर कॉरिडोर और फिर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का रेलवे प्रोजेक्ट जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा खामोशी का शिकार है। और अगर ये कामयाब हो जाता है तो इससे रीजनल मोबिलिटी, ट्रेड, टूरिज्म सब कुछ बढ़ेगा और इस खित्ते की जो कंबाइंड प्रॉस्पेरिटी है उसमें इजाफा होगा और वनरेबल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स पर डिपेंडेंस भी कम होगी। हिजाज रेलवे का आइडिया आज से तकरीबन 125 साल पहले फ्लोट किया गया था सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद की जानिब से।
जिसने मदीना को दमिश्क से कनेक्ट करना था हाजियों के लिए, और इसमें फिर मज़ीद कनेक्टिविटी बढ़नी थी दोनों रीजन्स के दरमियान जो कि उस वक़्त ऑटमन्स के अंडर थे। लेकिन उस वक़्त हमने देखा कि बहुत सा प्रोपेगेंडा किया गया, ना सिर्फ ब्रिटिश की जानिब से बल्कि फ्रेंच की जानिब से भी, और उस वक़्त इन्होंने ऑटमन्स की जर्मन्स के साथ पार्टनरशिप को एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर देखना शुरू किया और फिर डिफरेंट स्कीम्स के ज़रिए इसको फेल किया। अरब में मुख्तलिफ कबाइल को पैसे देकर ऑटमन्स के खिलाफ बगावत पर उकसाया, और उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया को अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत से चैलेंजेस आ रहे थे, और उनका ये भी ख्याल था कि इन दो बड़े प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हम ना सिर्फ इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं बल्कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है स्ट्रेटेजिकली भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं हिजाज रेलवे और बगदाद बर्लिन रेलवे से। लेकिन इसको बार बार सैबोटाज का निशाना बनाया गया, और एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थॉमस एडवर्ड लॉरेंस ने इस सैबोटाज प्लान को काफ़ी हद तक एग्जीक्यूट किया, जिसको बाद में लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा गया। ये अरब में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करने वालों को फंड करते थे, और बहुत से आर्म ग्रुप्स इनकी वजह से जन्म लिए, और फिर 1920 में ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। और उस वक़्त तक सल्तनत उस्मानिया वैसे ही ज़वाल पजीर हो चुकी थी और उसके आखिरी दिन चल रहे थे, और आज तुर्की 100 साल बाद उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। हम देख रहे हैं कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान रवाबित बढ़ रहे हैं, और इस वक्त रीजनल डायनामिक्स की सिचुएशन को देखते हुए तीनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं इजराइल के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, और ये ज़्यादातर पॉलिसीज़ हमें क्लियरली नज़र आती हैं इजराइल के साथ मुतसादम, क्योंकि इजराइल ने अपना एक अलायंस बनाया है, हेक्सागन अलायंस, जिसमें इसने ग्रीस, साइप्रस, भारत, यूएई को शामिल किया है। वो अपने चक्रों में है, और अब तो हम देख रहे हैं इनके अमेरिका के साथ बहुत से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो अब इजराइल को अपनी ओन पर ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि इन दो ग्रुप्स की बैटल इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में भी चलती रहती है, और यही इन्फ्लुएंस की गेम है कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। यूएई इजराइल के साथ यहाँ पर मिलकर काम कर रहा है, और आप देखें पिछले दिनों इन्होंने सोमाली लैंड के गवर्नमेंट के लोगों को होस्ट किया इजराइल ने। इजराइल की अब ये वैल्यू आ गई है कि वो सोमाली लैंड से मुलाकातें कर रहा है, और उसकी क्या रीजन है कि यही बाबुल मंडप स्टेट के एरिया को कंट्रोल करना, और यहाँ पर यमन, ईरान और हुसीस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। और आपको पता है इन सारे एम्बिशंस में सऊदी अरब इनके खिलाफ खड़ा है। सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट ये एक पेज पर है, और इजराइल यूएई के साथ एक पेज पर है, और अपनी साइड पर ये इथियोपिया को करना चाहते हैं जो कि अभी फिलहाल न्यूट्रल है। इन चोक पॉइंट्स पर प्रेजेंस बढ़ाकर ये अपने इन्फ्लुएंस में इजाफा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जा सके। जिस तरह ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करता है, हम भी किसी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट पर अपना कब्जा जमाएं, और उसके लिए ज़रूरी है ये रीजनल अलायंसेस पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, जो कि एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को जन्म देंगे और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में इजाफा करेंगे इन तीनों ममालिक की। और इसलिए इन तीनों ममालिक का ये ताउन बहुत ज़रूरी है, चाहे इकॉनमी के मैदान में हो या सिक्योरिटी के, ओवरऑल डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बेहतरी के लिए। और यहाँ से तुर्की अपने लेवेंट के एक्सिस को बेहतर करना चाहता है। इससे ना सिर्फ इनकी ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि उस ईस्टर्न कनेक्टिविटी से वेस्टर्न कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, और इनको ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स मिलेंगे। चाइना के साथ भी इनकी ट्रेड में इजाफा होगा, और दूसरे एशियाई ममालिक के साथ, क्योंकि अब हम देखें तो ज़्यादातर दुनिया एशिया की तरफ ही देख रही है, जब यूरोप और अमेरिका की ग्रोथ में हम कमी देख रहे हैं। तो ज़्यादा अब ग्रोथ कहाँ हो रही है? एशिया वाली साइड पर, और एशियन एक्सिस को मजबूत करने की भी कोशिशें की जा रही हैं पुतिन और शी जिनपिंग की जानिब से। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और दूसरे एशियाई ममालिक, जिनका आपस में ताउन अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। तुर्की की यहाँ स्मार्ट डिप्लोमेसी इस तरह है कि वो वेस्ट से भी बनाकर रखते हैं, और अब वो ईस्टर्न कनेक्टिविटी को भी बढ़ाना चाहते हैं। वो नेटो का भी पार्ट है, वो यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट बनना चाहते हैं, और बहुत सी चीज़ों का हिस्सा हैं भी, और अब वो एशिया से अपने लिंकेजेस बढ़ा रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन प्रोजेक्ट्स के जो दो सबसे वीक लिंक्स हैं, एक सीरिया और इराक, क्या यहाँ पर तुर्की अपने पार्टनर्स की मदद से सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर कर पाएगा? क्योंकि जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी कोई ट्रेड रूट नहीं चल सकता। क्या तुर्की इसमें कामयाब होगा या इजराइल इसको काउंटर कर देगा? आप क्या समझते हैं? कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा
एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।